वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज जो है इतिहास का कुछ चुनिंदे प्रश्न आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जिसका डिस्कशन की बात कीजिएगा तो काफ़ी डिटेल से होगा। इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अच्छा से देखिएगा और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। इससे आपका रिवीजन ज़रूर हो जाएगा बहुत अच्छे से। काफ़ी डिटेल से जो है इस क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र, सबसे पहला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आप लोग थोड़ा जवाब दीजिएगा। उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसमें उत्तर इसका हो जाएगा क्या? अब आया है गायत्री मंत्र, उत्तर जो है आप लोग खुद दे दीजिएगा। अब गायत्री मंत्र की बात कीजिएगा तो थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उपनिषद। पहला ऑप्शन की बात कीजिएगा तो पहला ऑप्शन में जो है उपनिषद है। अब उपनिषद क्या हो जाता है? उपनिषद की बात कीजिएगा तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य का। अब वैदिक साहित्य की बात कीजिएगा, अब क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक साहित्य जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है, या आर्य सभ्यता के बारे में प्रमुख स्रोत की बात कीजिएगा तो वैदिक साहित्य है। और वैदिक साहित्य की संख्या होती है 4। वैदिक साहित्य की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जिसमें बात कीजिएगा पहला वेद होता है, पहला वेद होता है। दूसरा की बात कीजिएगा तो पहला वेद होता है। दूसरा की बात कीजिएगा तो ब्राह्मण होता है, दूसरा हो जाता है ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण। तीसरा की बात कीजिएगा तो आरण्यक हो जाता है, आरण्यक हो जाता है। तीसरा की बात कीजिएगा आरण्यक हो जाता है। और चौथा की बात कीजिएगा तो वेद ब्राह्मण आरण्यक, और चौथा हो जाता है उपनिषद। चौथा क्या हो जाता है? उपनिषद हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या होता है? उपनिषद होता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या होता है? उपनिषद हो जाता है। और उपनिषद की बात कीजिएगा तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता क्या हो जाता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो जाता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये ऊपर नहीं जाएगा। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपनिषद की बात कीजिएगा तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब उपनिषद की बात कीजिएगा तो उपनिषद पूछा जाता है कि उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद की बात कीजिएगा तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। थोड़ा देखिएगा, इसका डिस्कशन थोड़ा करवा देते हैं अच्छा से। उपनिषद की बात कीजिएगा तो किस पर आधारित है? उपनिषद, उपनिषद की बात कीजिएगा तो ये होता है दर्शन पर आधारित। उपनिषद दर्शन पर आधारित होता है। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। और यह दर्शन पर आधारित होता है। तो कुछ दर्शन जो है उसके बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे बात कीजिएगा योग दर्शन पूछा जाता है, योग दर्शन। योग दर्शन की बात कीजिएगा तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि होते हैं, पतंजलि होते हैं। फिर बात कीजिएगा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की बात कीजिएगा तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम होते हैं, ऋषि गौतम होते हैं। फिर बात कीजिएगा योग दर्शन, न्याय दर्शन हो गए। पूर्व मीमांसा दर्शन पूछा जाता है, पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन की बात कीजिएगा तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक होते हैं ये जैमिनी होते हैं, जैमिनी होते हैं। फिर बात कीजिएगा चवार्क दर्शन के, चवार्क दर्शन की बात कीजिएगा तो चवार्क दर्शन के प्रतिपादक चवार्क होते हैं। फिर बात कीजिएगा वैशेषिक दर्शन के, वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हो जाते हैं उलुक या कनाद,
कना। तो उपनिषद पर आधारित ये कुछ प्रमुख दर्शन हुए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। उपनिषद की कुल संख्या होती है 108। उपनिषद से बात कीजिएगा तो कई सारा शब्द भी लिया गया है। जैसे बात कीजिएगा उपनिषद से लिया गया है जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की बात कीजिएगा तो उपनिषद से लिया गया। अब किस उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते? फिर बात कीजिएगा ये जो है उपनिषद सत्यमेव जयते की बात कीजिएगा तो ये कठोपनिषद से, एक मिनट सत्यमेव जयते की बात कीजिएगा तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया। फिर बात कीजिएगा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की बात कीजिएगा तो ये जो लिया गया आपको श्वेतासुरोपनिषद से लिया गया। फिर बात कीजिएगा चार आश्रम जवालोपनिषद से लिया गया है। तो ये सब उपनिषद से संबंधित कुछ टॉपिक पॉइंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। उपनिषद तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, गायत्री मंत्र। फिर भागवत गीता की बात कीजिएगा तो ये भागवत गीता जो है ये महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उसी में जो है इसका जो है विवरण मिलता है। और भागवत गीता की बात कीजिएगा तो कृष्ण भक्ति का जो है प्रधान ग्रंथ होता है। ये क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है, प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ क्या है? भागवत गीता। अब बात कीजिएगा ऋग्वेद। अब इसमें बताया है वैदिक साहित्य में एक वेद होता है और वेद की बात कीजिएगा तो वेद की संख्या कुल 4 होता है। वेद की कुल संख्या कितनी होती है? 4। जिसमें बात कीजिएगा तो एक हो जाता है ऋग्वेद। दूसरा की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद के बाद हो जाता है आपका यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। फिर बात कीजिएगा सामवेद और चौथा की बात कीजिएगा अथर्ववेद। चौथा की बात कीजिएगा तो हो जाता है अथर्ववेद। अब ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो सबसे प्राचीन वेद होता है, सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद हो जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीन वेद होता है, सबसे प्राचीन वेद की बात कीजिएगा तो क्या होता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की बात कीजिएगा, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्रा या होत्री, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है। अब ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद में जो है सर्वप्रथम इसी वेद में जो है गायत्री मंत्र का चर्चा है, सर्वप्रथम इसी वेद में गायत्री मंत्र का चर्चा है। और ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल की बात कीजिएगा तो तीसरे मंडल में बात कीजिएगा तो ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का चर्चा है। और गायत्री मंत्र के रचना की बात कीजिएगा, गायत्री मंत्र की रचना की बात कीजिएगा तो गायत्री मंत्र का रचना कौन किए थे? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था, विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। यानी गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे? विश्वामित्र किए थे। क्यों किए थे गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र? तो लोगों को आर्य बनाने के लिए जो है, लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यानी गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र की जो है चर्चा किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अब चौथा की बात कीजिएगा, चौथा ऑप्शन जो है यजुर्वेद हो जाता है। चौथा ऑप्शन की बात कीजिएगा तो यजुर्वेद होता है। यानी चारों वेद के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी ले लेते हैं, चारों वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा किस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्रा या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद में जो है 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं, ऋचाएं यानी मंत्र हैं। फिर बात कीजिएगा 10 मंडल है, 10 मंडल है। और 1028 की बात कीजिएगा तो क्या है? सूक्त है, 1028 सूक्त है। और सबसे क्या हो जाता है? ये सबसे प्राचीन वेद हो जाता है, सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। ऋग्वेद की बात कीजिएगा तो ऋग्वेद के बाद हो जाता है यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या हो जाता है?
यजुर्वेद हो जाता है। यजुर्वेद हो जाता है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद हो जाता है और यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है अर्धव्यु कहा जाता है। अर्धव्यु कहा जाता है। अर्धव्यु कहा जाता है। अर्धव्यु कहा जाता है। और अर्धव्यु की बात कीजिएगा तो जो ऋग्वेद पढ़ेगा उस ऋषि को कहा जाएगा अर्धव्यु। और यजुर्वेद की बात कीजिएगा तो इसे जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अब कर्मकांडीय वेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम इसी वेद में जो है यज्ञ विधि विधान ये सब का चर्चा की बात कीजिएगा तो किस वेद में होता है? यजुर्वेद में होता है। और यजुर्वेद में गद और पद दोनों देखने को मिलता है। गद और पद दोनों देखने को मिलता है यजुर्वेद में। फिर यजुर्वेद की बात कीजिएगा उसके बाद बढ़ते हैं आगे सामवेद। आगे बढ़ते हैं सामवेद। सामवेद की बात कीजिएगा तो सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है उद्गाता। सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। और भारतीय संगीत की बात कीजिएगा, भारतीय संगीत की बात कीजिएगा तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। यानी भारतीय संगीत में जो 8 स्वर है वह स्वर कहां से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। और सामवेद को जो है ऋग्वेद पर आधारित वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद पर आधारित वेद भी कहा जाता है। क्योंकि बात कीजिएगा सामवेद का अपना सिर्फ 99 मंत्र ही है। सामवेद के अपना मंत्र सिर्फ कितना है? 99 है। बाकी जितना भी मंत्र होता है सब कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है। फिर बात कीजिएगा अगला वेद अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद हो जाता है। अब अथर्ववेद की बात कीजिएगा तो अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है ब्रह्मा। और अथर्ववेद की बात कीजिएगा तो ये जो है सबसे आधुनिक वेद है। सबसे आधुनिक वेद है। अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है ब्रह्मा। और यह सबसे आधुनिक वेद है। यानी सबसे बाद में किस वेद का रचना किया गया तो अथर्ववेद हो जाएगा। और सबसे पहले किस वेद का रचना किया गया तो ऋग्वेद हो जाएगा। यानी सबसे प्राचीन वेद की बात कीजिएगा ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे आधुनिक वेद की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। अब अथर्ववेद की बात कीजिएगा तो रचना कौन किए थे? तो ये पूछा जाता है कि अथर्ववेद की रचना कौन किए थे? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है अथर्ववेद की रचना किया गया था। अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना किया गया था। ये सब बात आप लोग को याद रखना है। ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन का डिस्कशन। तो गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब यदि आप लोग अच्छा से इस पहला क्वेश्चन का डिस्कशन देखे होंगे तो जरूर दीजिएगा जवाब अच्छा से आप लोग। अगला क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होत्रा का संबंध, वैदिक कर्मकांड में होत्रा का संबंध है। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा होत्रा क्या होता है बताएं आप लोग। वैदिक कर्मकांड में जो है होत्रा क्या हो जाता है? होत्रा या होत्री? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को बताए थे ना होत्रा या होत्री। किस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्रा या होत्री कहा जाता है। फिर यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ये अर्धव्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धव्यु कहा जाता है। सामवेद पढ़ने वाले ऋषि की बात कीजिएगा तो सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को जो है उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है ब्रह्मा। ये क्वेश्चन हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन का भी जो है आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्रा या होत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है। पिछला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो आप लोग देखे होंगे एक क्वेश्चन, इसको मानकर नहीं चलिएगा। इससे जो है आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको। देखिएगा गौतम बुद्ध की बात कीजिएगा तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व।
तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। गौतम बुद्ध की बात कीजिएगा तो जन्म हुआ था आपको 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब 563 ईसा पूर्व में हुआ था, हम ये बात जो है हम लोग जान चुके हैं। अब 563 ईसा पूर्व हुआ कहाँ था? तो कपिल वस्तु यानी जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और लुम्बिनी पड़ता कहाँ है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब गौतम बुद्ध की बात कीजिएगा तो ये बात की जानकारी कहां से मिलता है? तो ये बात की जानकारी जो है यानी जन्म की जानकारी की बात कीजिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी की बात कीजिएगा तो ये मिलता है अशोक का एक अभिलेख है। अशोक की बात कीजिएगा तो अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है रुम्मीदेई अभिलेख। यानी इस बात की जानकारी अशोक के कौन सा अभिलेख देता है? तो रुम्मीदेई अभिलेख देता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब गौतम बुद्ध की बात कीजिएगा तो गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये कौन धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगला ऑप्शन की बात कीजिएगा तो अगला ऑप्शन जो है, अगला ऑप्शन 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 261 ईसा पूर्व में आप लोग जानते होंगे, अशोक को जानते होंगे। अशोक की बात कीजिएगा तो अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र हुआ करता था। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश के संस्थापक थे। प्रथम बात कीजिएगा तो साम्राज्य निर्माता शासक थे। अखंड भारत का निर्माण करने वाले शासक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं का पुत्र हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक हुआ। और अशोक की बात कीजिएगा तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक अपना जो है राजगद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक 272 ईसा पूर्व में कहां बैठा था? अब राजगद्दी पर बैठा था, सिर्फ राजगद्दी पर बैठा था। और राज्याभिषेक की बात कीजिएगा तो राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में जो है करवाए थे। तो ये 2 वर्ष बीच में क्या कर रहे थे? तो अशोक की बात कीजिएगा तो ये 2 वर्ष जो है अपने 99 भाई के साथ क्या कर रहे थे? जो है उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें अपने 99 भाई की हत्या कर दिए। अपने 99 भाई की हत्या करके बात कीजिएगा तो अशोक अपने राजगद्दी पर बैठे और अपने 99 भाई की बात कीजिएगा हत्या करके पटना के आदम कुआं में क्या किए थे? उसको फेंकवाने का काम किए थे। तो अशोक की बात कीजिएगा तो 269 ईसा पूर्व में जो है अपना राज्याभिषेक करवा लिए। राज्याभिषेक करवाने के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक करवाने के 8वें वर्ष की बात कीजिएगा तो 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण करते हैं। कहां आक्रमण करते हैं? कलिंग पर आक्रमण करते हैं। 8वें वर्ष यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा ईसा पूर्व में चल रहे हैं तो घटेगा। तो 8वें वर्ष कहां आक्रमण करते हैं? कलिंग पर। और कब आक्रमण करते हैं? तो 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक कहां आक्रमण करते हैं? कलिंग पर आक्रमण करते हैं। और कलिंग के बारे में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कलिंग है कहां? तो वर्तमान में जो कलिंग है उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में कलिंग की बात कीजिएगा तो कहां है? उड़ीसा राज्य में है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो युद्ध तो हुआ ही था। और कलिंग की बात कीजिएगा तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। हाथी, कलिंग की बात कीजिएगा तो ये जो है हाथी के लिए क्या था? काफी प्रसिद्ध था। कलिंग की राजधानी की बात कीजिएगा तो तोसली था। कलिंग की राजधानी की बात कीजिएगा तो कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करता था। और कलिंग के शासक की बात कीजिएगा तो उस समय कौन हुआ करते थे? तो नंजराज हुआ करते थे। कलिंग के शासक नंजराज हुआ करते थे। अशोक ने कलिंग के शासक नंद राज को पराजित करने के लिए काफी रक्तपात किए थे। और इसी रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय जो है पिघल गया था। और अशोक उसी दिन से प्रतिज्ञा लिए थे कि आज के बाद जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। यानी वेरी घोष के जगह धम्म घोष की अशोक क्या किए थे? स्थापना किए थे। और इसका चर्चा की बात कीजिएगा तो अशोक के धम्म की चर्चा की बात कीजिएगा तो अशोक के 4थे जो है शिलालेख में है। और इस कलिंग युद्ध की चर्चा की बात कीजिएगा तो 13वें शिलालेख में है। और वेरी घोष के जगह धम्म घोष की स्थापना किए थे। ये
बात की चर्चा किस शिलालेख में है, तो चौथे शिलालेख में। उम्मीद करते हैं यह बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन की बात कीजिएगा तो अगला ऑप्शन है 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व। अब 544 ईसा पूर्व की बात कीजिएगा तो यह भी इतिहास में काफी जो है ये डेट मायने रखता है। प्राचीन इतिहास में 544 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मगध साम्राज्य के अंतर्गत सबसे, मगध की बात कीजिएगा तो 16 महाजनपद में मगध की बात कीजिएगा तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। उसी मगध जनपद में एक जो है राजवंश हुआ करता था। सबसे प्राचीन राजवंश की बात कीजिएगा तो हर्यक राजवंश हुआ करता था, और हर्यक वंश की स्थापना हुआ था जिसके संस्थापक हुआ करते थे बिंबिसार। याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुआ था। अब 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व की बात कीजिएगा तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में जो है जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म की बात कीजिएगा तो जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर स्वामी हुआ करते थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। वैशाली के जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था जन्म 540 ईसा पूर्व में। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था। अब बौद्ध संगीति आया तो सभी बौद्ध संगीति को एक बार जो है अच्छा से देख लेते हैं बौद्ध संगीति को। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा गया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति है ना, हाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति है। तो पूरे बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा तो पूरे बौद्ध संगीति को हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था, राजगृह या गिरिब्रिज में हुआ था। उस समय बात कीजिएगा शासक कौन थे, तो उस समय शासक थे अजातशत्रु, अजातशत्रु। उस समय शासक की बात कीजिएगा तो शासक हुआ करते थे अजातशत्रु। फिर बात कीजिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जो है ये हुआ था आपको वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और कुल मिलाकर बात कीजिएगा उस समय शासक कौन थे, तो उस समय शासक हुआ करते थे काला अशोक, काला अशोक हुआ करते थे। और काला अशोक की बात कीजिएगा तो ये हुआ करते थे शिशुनाग वंश के शासक, शिशुनाग वंश के शासक। और अजातशत्रु की बात कीजिएगा तो ये हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। फिर अगला की बात कीजिएगा तो अगला बौद्ध संगीति जो है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और 255 ईसा पूर्व की बात कीजिएगा तो 255 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय शासक की बात कीजिएगा तो शासक अशोक हुआ करते थे, अशोक हुआ करते थे, अशोक। और अशोक की बात कीजिएगा तो ये मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे। किस वंश के शासक हुआ करते थे, मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे। चौथा की बात कीजिएगा तो चौथा जो है बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा तो 102 ईस्वी में हुआ था, 102 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ कहाँ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसमें शासक कौन हुआ करते थे, तो कनिष्क शासक हुआ करते थे, कनिष्क शासक हुआ करते थे। और किस वंश के थे, तो कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और उस समय शासक कौन थे, तो कुल मिलाकर चौथा बौद्ध संगीति पूछा गया कब हुआ था, 102 ईसा पूर्व में हुआ था। हुआ कहाँ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और उस समय बात कीजिएगा तो कनिष्क शासक था। और किस वंश के हुआ करते थे, तो कुषाण वंश के हुआ करते थे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब जो है यहां रख देते हैं क्वेश्चन को, दिख रहा होगा आप लोग को। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा तो काला अशोक के शासन काल में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था, तो काला अशोक के शासन काल में दूसरा हुआ था। अजातशत्रु के शासन काल में पहला हुआ था, अशोक के शासन काल में तीसरा हुआ था। और कनिष्क के शासन काल में चौथा हुआ था। यानी कुल मिलाकर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा
कनिष्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अब पाटलिपुत्र की बात कीजिएगा तो ये जो है मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इससे पहले की बात कीजिएगा तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगृह हुआ करता था। राजगृह हुआ करता था या गिरिब्रज हुआ करता था। गिरिब्रज हुआ करता था। ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसको बसाने का काम बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार के द्वारा किया गया था। लेकिन ये पाटलिपुत्र की बात कीजिएगा तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात कीजिएगा तो हर्यक वंश के ही एक शासक हुआ करते थे। हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात कीजिएगा तो हर्यक वंश के ही एक शासक हुआ करते थे, जिसका नाम होता है उदायन। उदायन। हर्यक वंश के एक शासक उदायन। और उदायन से पहले की बात कीजिएगा तो उदायन का जो है पिता अजातशत्रु। अजातशत्रु। और अजातशत्रु से पहले की बात कीजिएगा तो बिंबिसार। बिंबिसार। यही बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हुआ करते थे। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना किए थे और 492 ईसा पूर्व तक क्या किए थे? शासन प्रशासन किए थे। अजातशत्रु की बात कीजिएगा तो अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक क्या किए हैं? शासन प्रशासन किए हैं। उदायन की बात कीजिएगा तो उदायन जो है 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक क्या किए हैं? शासन प्रशासन किए हैं। अब होता क्या है कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या, बिंबिसार की हत्या कर देता है और शासक बन जाता है। यानी अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है और बदले में अजातशत्रु अपने पुत्र उदायन के द्वारा मारा जाता है। और इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और यही उदायन की बात कीजिएगा तो यही उदायन गंगा, यही उदायन गंगा तथा सोन, गंगा तथा सोन नदी के तट पर क्या किया था? पाटलिपुत्र नामक ग्राम की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र नामक ग्राम की स्थापना किया था और उसे अपना राजधानी भी बनाया था। और उदायन की बात कीजिएगा तो क्या किया था? राजधानी बनाया था। यानी पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे? उदायन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ गया होगा। पाटलिपुत्र से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम होता है कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर होता है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या होता है? कुसुमपुर होता है, याद रखिएगा। अब इसी पाटलिपुत्र की बात कीजिएगा तो सबसे पहला राजधानी क्या हुआ करता था? तो सबसे पहला राजधानी हुआ करता था क्या? सबसे पहला राजधानी हुआ करता था राजगृह या गिरिब्रज। फिर बात कीजिएगा तो पाटलिपुत्र राजधानी उदायन बना दिया और पाटलिपुत्र से पुनः राजधानी को स्थानांतरित करके जो है शिशुनाग वैशाली को बना देता है। और वैशाली के पश्चात बात कीजिएगा तो शिशुनाग वंश के ही एक और शासक आते हैं काला अशोक। और काला अशोक पुनः वैशाली से राजधानी क्या ला देते हैं? पाटलिपुत्र ला देते हैं। तो कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो राजधानी चेंज होते रहता है। अगला ऑप्शन की बात कीजिएगा तो अशोक। अशोक के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। अशोक के बारे में बता चुके हैं कि अशोक जो है प्रथम शासक हैं जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से जनता को क्या किए हैं? जो है अभिलेख के माध्यम से जनता को क्या किए हैं? जनता को जो है यानी संबोधित करने का काम किए हैं। अशोक प्रथम शासक हैं जो अस्पताल का निर्माण करवाए हैं। अशोक की बात कीजिएगा तो जो है यानी जो है विश्व के महान शासकों में इनका गिनती आता है। ठीक है। इनके माता की बात कीजिएगा तो माता का नाम सुभद्रांगी होता है। इनके माता का नाम सुभद्रांगी होता है, जिन्हें भारतीय इतिहास में धर्मा के नाम से जाना जाता है। ये सब बात अशोक के बारे में याद रखिएगा। अशोक की बात कीजिएगा तो शिलालेख पूछा जाता है कि अशोक का जो है कितने यानी जो है शिलालेख को खोजने का काम कौन किया था? तो अशोक के शिलालेख को खोजने का काम जो है पादरेती फैनथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया था। पादरेती फैनथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया था और जिसको पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बिंबिसार की बात कीजिएगा तो बिंबिसार के बारे में जो है आप लोग को जानकारी दे चुके हैं कि बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक हुआ करते थे और ये एक ऐसे शासक थे जो विवाह के माध्यम से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य की विस्तार किया करते थे। और वैवाहिक संबंध में क्या किया करते थे? ये जो है कई सारे विवाह किए थे। जैसे बात कीजिएगा
जो है ये महाकौशला इनकी प्रथम पत्नी हुआ करती थी। महाकौशला से विवाह करने के पश्चात इन्हें काशी प्रांत मिला था, जिससे इन्हें 1 लाख का वार्षिक पेंशन प्राप्त होता था। फिर बात कीजिएगा जो है दूसरा पत्नी की बात कीजिएगा तो दूसरा पत्नी चेलेना हुआ करती थी। तीसरा पत्नी की बात कीजिएगा तो पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा हुआ करती थी। और चौथा पत्नी की बात कीजिएगा तो चौथा पत्नी के रूप में अम्रपाली का भी विवरण मिलता है। और इसी प्रकार से बात कीजिएगा तो कई सारा जो है शादियां करके ये अपने साम्राज्य की क्या किया करते थे, विस्तार किया करते थे। फिर इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने अंग को जीता, इन्होंने अंग को जीता और अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और अंग के शासक जो है अंग के राजपाल, अंग के राजपाल किसको बना दिया? अंग का राजपाल बना दिया अपने पुत्र अजातशत्रु को। अजातशत्रु को अंग का राजपाल अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया। और अजातशत्रु की बात कीजिएगा तो ये अंग के शासक कौन हुआ करते थे? इससे पहले जिसको हराया था कौन? बिंबिसार। तो अंग के शासक ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को बिंबिसार जो है हराकर अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अंग के राज्यपाल किसको बना दिया? अजातशत्रु को बना दिया। और चौथा ऑप्शन की बात कीजिएगा तो चौथा ऑप्शन है महापद्मनंद। चौथा ऑप्शन है महापद्मनंद। और महापद्मनंद की बात कीजिएगा तो ये नंद वंश के संस्थापक हुआ करते थे। और नंद वंश के संस्थापक हुआ करते थे। नंद वंश के शासनकाल की बात कीजिएगा तो नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक जो है नंद वंश का शासनकाल होता है। ये जो है महापद्मनंद, ये जो है शूद्र का जो है यानी जो है कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो ये प्रथम राजवंश था, जो है प्रथम जो है निम्न कोटि का राजवंश हुआ करता था। शूद्र हुआ करते थे। इनको जो है 9 पुत्र हुआ करता था। उसी में से एक पुत्र धनानंद की बात कीजिएगा तो धनानंद हुआ करता था, जो काफी क्रूर और अत्याचारी शासक हुआ करता था। धनानंद की बात कीजिएगा तो धनानंद के बारे में कहा जाता है भारतीय इतिहास में वज्रभाषी हुआ करते थे। यानी जो है वज्रभाषी कौन हुआ करते थे? तो धनानंद हुआ करते थे। धनानंद के बारे में या महापद्मनंद के बारे में इतना बात याद रखिएगा। फिर यूनानी भाषा में धनानंद को अग्रमीज कहा जाता है। यूनानी भाषा में धनानंद को क्या कहा जाता है? अग्रमीज कहा जाता है। ये सब बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वीर भारतीय राज्य का नाम बताइए। राज नहीं, राजा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। आम्बिक, ये तो डरपोक था, पहले ही बात कीजिएगा। आम्बिक क्या किया था? आम्बिक जो है जब सिकंदर जो है ईरान, इराक, तुर्की, खैबर दर्रा को पार करके जो है ये तक्षशिला में प्रवेश किया। तो तक्षशिला की बात कीजिएगा तो उस समय शासक हुआ तक्षशिला की बात, गांधार में प्रवेश किया तो गांधार के शासक की बात कीजिएगा तो गांधार की राजधानी जो है गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था। तक्षशिला हुआ करता था। अब गांधार में जब प्रवेश करते हैं सिकंदर, तो सिकंदर जब गांधार में प्रवेश करते हैं तो डर से क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है आम्बिक, और कहता है कि हम आपका जो है साथ देंगे, भारतीय राज्य के विजय करने में साथ देंगे, यानी भारत विजय में हम आपका क्या देंगे? साथ देंगे। तो ये तो डरपोक था, ये तो नहीं लड़ा था। अगला की बात कीजिएगा पोरस की बात कीजिएगा तो ये पंजाब के क्षेत्र में एक जो है काफी महान शासक थे। और पोरस की बात कीजिएगा तो पोरस ने ही सिकंदर के साथ क्या किया था? युद्ध किए थे। सिकंदर के साथ क्या किए थे? युद्ध किए थे झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे। झेलम का प्राचीन नाम की बात कीजिएगा तो वितस्ता है। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। झेलम का प्राचीन नाम की बात कीजिएगा वितस्ता है। और झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर के सेना के साथ जो है ये युद्ध किए थे। और युद्ध की बात कीजिएगा तो युद्ध में एक तरह से बात कीजिएगा तो सिकंदर को जो है एक ऐसा समय आता है जब ये पराजित कर देते हैं, लेकिन बात कीजिएगा तो सिकंदर जो है काफी निहत्था हो जाता है, उन पर वार नहीं करते हैं। और लेकिन अंततः क्या हो जाता है? बाद में फिर सिकंदर पोरस को हरा देता है। लेकिन पोरस जो है सिकंदर जो है पोरस के बारे में कहता है कि भारतीय इतिहास में एक ही मर्द है, वो कौन था? पोरस हुआ करता था। तो पोरस की बात कीजिएगा तो पोरस ही सिकंदर के साथ क्या किए थे? युद्ध लड़े थे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी या वितस्ता नदी। झेलम जो है आधुनिक नाम है, वितस्ता की बात कीजिएगा तो प्राचीन नाम है। इसीलिए इस युद्ध को कहा जाता है झेलम वितस्ता या हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है। तो किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कीजिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे
ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और नंद वंश के अंतिम शासक धानानंद को पराजित करके मौर्य वंश की क्या किए थे, स्थापना किए थे। प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक ये हुआ करते थे, प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक। प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक की बात कीजिएगा रूप में किसका विवरण मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है। इनके प्रधानमंत्री की बात कीजिएगा तो इनके प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य का विवरण मिलता है, चाणक्य इनके प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य का विवरण मिलता है। और चाणक्य की बात कीजिएगा तो चाणक्य के बारे में पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त हुआ करता था। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त हुआ करता था। इन्होंने एक पुस्तक की रचना किए हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इनके पुस्तक की तुलना की बात कीजिएगा तो इनके पुस्तक से तुलना किया जाता है एक और जो है अर्थशास्त्र जो है राजनीतिज्ञ है मैकियावेली के द प्रिंस से, मैकियावेली के द प्रिंस की बात कीजिएगा तो यानी जो है अर्थशास्त्र की तुलना किससे किया जाता है, मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। फिर धनानंद की बात कीजिएगा तो ये नंद वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे। नंद वंश के क्या हुआ करते थे, अंतिम शासक हुआ करते थे। और यूनानी भाषा में इनसे अग्रमीज कहा जाता है। ये वज्रभाषी हुआ करते थे धनानंद। इन्हीं के समय में क्या हुआ था, सिकंदर भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। सिकंदर भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो धनानंद के बारे में इतना बात याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस को अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के शासक नियुक्त किया गया था। सेल्यूकस निकेटर को जो है अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो समुद्रगुप्त की बात कीजिएगा तो ये गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे। और गुप्त वंश की बात कीजिएगा तो ये शासक हुआ करते थे, ये संगीत के प्रेमी हुआ करते थे। संगीत के क्या हुआ करते थे, प्रेमी हुआ करते थे। क्योंकि बात कीजिएगा इनका एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर जो है ये वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब बिंदुसार की बात कीजिएगा तो बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे। मौर्य वंश के दूसरे शासक हुआ करते थे। और ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार की बात कीजिएगा तो बिंदुसार को वायु पुराण की बात कीजिएगा तो वायु पुराण में इसे जो है वारीसार या भद्रसार कहा जाता है। फिर बात कीजिएगा जैन धर्म में इन्हें कहा जाता है सिंहसेन। जैन धर्म में इन्हें सिंहसेन या वीरसेन कहा जाता है। इनके माता की बात कीजिएगा तो इनके माता का नाम दूरधारा हुआ करती थी इनकी माता। और बिंदुसार की बात कीजिएगा तो बिंदुसार जो है इनके माता का नाम क्या था, दूरधारा हुआ करता था। बिंदुसार के बारे में इतना बात याद रखिएगा। इन्हीं के जो है शासनकाल में सीरिया के शासक की बात कीजिएगा तो सीरिया के शासक जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था और 3 चीज मांगा था, सूखा अंजीर, दार्शनिक और मदिरा। जिसमें बात कीजिएगा एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ये सब बात जो है बिंदुसार के बारे में याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कीजिएगा तो भारतीय इतिहास में इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कीजिएगा तो इनके राज दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे। उसी में से एक जो है कालिदास हुआ करते थे। इन्हीं में से कालिदास थे जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला की बात कीजिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य
तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कीजिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हुआ क्या था थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अब बात कीजिएगा हुआ क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच क्या हो जाता है, 305 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है, एक युद्ध हो जाता है, इस युद्ध में क्या हो जाता है, सेल्यूकस की हार होती है। और इस युद्ध की बात कीजिएगा तो चर्चा कौन करते हैं, तो इस युद्ध की चर्चा जो एक इतिहासकार होते हैं एप्पियानस नामक इतिहासकार जो है इस युद्ध की चर्चा करते हैं। और इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हो गई थी, और हारने के पश्चात बात कीजिएगा तो सेल्यूकस क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे, जिसमें एक हुआ करता था काबुल, दूसरा की बात कीजिएगा तो कंधार, तीसरा की बात कीजिएगा तो काबुल, कंधार, मकरात, और चौथा की बात कीजिएगा तो हैरात। काबुल, कंधार और मकरात तथा हैरात हुआ करते थे। ये सेल्यूकस निकेटर की बात कीजिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। और कुल मिलाकर बात कीजिएगा अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री हुआ करती थी कार्नेलिया हेलेना का विवाह किसके साथ कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देते हैं। तो इस युद्ध के बारे में बात कीजिएगा तो इतना बात याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन जो है, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य का चर्चा है। अशोक के निम्नलिखित शिलालेख में से किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख है। अशोक का तृतीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, चौथा शिलालेख, 13वां शिलालेख। अब कुल मिलाकर बात कीजिएगा अशोक की बात कीजिएगा शिलालेख की, तो अशोक के शिलालेख को थोड़ा सा देखते हैं। शिलालेख, अशोक भारतीय इतिहास की बात कीजिएगा तो भारतीय इतिहास में प्रथम शासक हुए जिन्होंने अपने जो है जनता को शिलालेख के माध्यम से क्या किए थे, यानी जो है संबोधित करने का काम किए थे। और अशोक की बात कीजिएगा तो अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो है, अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। एक है शिलालेख, दूसरा की बात कीजिएगा तो स्तंभ लेख, और तीसरा की बात कीजिएगा तो गुहा लेख। और अशोक के शिलालेख की बात कीजिएगा तो शिलालेख को खोजने का काम 1750 ईस्वी में जो है 1750 ईस्वी में पाद्रेती हैंथेलर के द्वारा किया गया था। लेकिन बात कीजिएगा पढ़ने का काम कौन किए थे, तो पढ़ने का काम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था, यह बात आप लोग याद रखिएगा। अब अशोक की बात कीजिएगा तो अशोक के जो है शिलालेख की कुल संख्या 14 है। अशोक के जो है शिलालेख की कुल संख्या 14 है, जिसमें प्रथम तृतीय शिलालेख की बात कीजिएगा तो तृतीय शिलालेख में अशोक कहते हैं अपने अधिकारियों को कि प्रत्येक 5 वर्ष पर आप क्या कीजिएगा, राज्य का भ्रमण कीजिएगा। द्वितीय शिलालेख में बात कीजिएगा तो पशु चिकित्सा मानव चिकित्सा की बात करते हैं। और द्वितीय शिलालेख में ही दक्षिण भारत की बात कीजिएगा तो दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है 3 राजवंश होते हैं, चेर, चोल और पांड। इधर चेर हो जाते हैं, फिर बात कीजिएगा तो ऊपर में हो जाते हैं चोल, और यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, पांड। तो कुल मिलाकर चेर, चोल और पांड राजवंश के बारे में जानकारी जो है अशोक के द्वितीय शिलालेख में देखने को मिलता है। चौथा शिलालेख में आप लोग को बता चुके हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो है हृदय काफी बदल चुका था, और अशोक के हृदय यानी बदल चुका था क्योंकि काफी रक्तपात हुआ था। और काफी रक्तपात को देखकर अशोक जो है निर्णय लिए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि आज के बाद जो है हम अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अस्त्र को त्याग देंगे, अर्थात वेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना किस शिलालेख में मिलता है, इसका चर्चा तो चौथा शिलालेख में मिलता है।